दोस्तों, दिलीप कुमार एक ऐसा कलाकार जो सदियों तक अमर रहेगा अपने एक्टिंग स्टाइल को लेकर और अपने जबरदस्त सक्सेस रेशियो को लेकर। इस मामले में उनके टक्कर को कोई दूसरा अभिनेता नहीं हुआ, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था कि यही हिट फिल्में और यही एक्टिंग स्टाइल उनकी जान की दुश्मन बन गई थी और तब उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी थी। लेकिन आखिर क्या थी वो वजह और कौन कौन सी वो फिल्में थी जिनकी वजह से उनको अपनी जान के ही लाले पड़ गए थे? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन्हें अभिनय सम्राट के साथ साथ ट्रेजेडी किंग भी क्यों कहा जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारियों से भरपूर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस सवाल का जवाब जानने से पहले थोड़ा हम दिलीप साहब के करियर और उनके हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। उनका खानदान काफी अमीर था, लेकिन वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। इसी बात पर पिता से लड़ाई होने के बाद वो 17 साल की उम्र में पुणे आ गए और उस समय की मशहूर फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के कैंटीन में एक नौकरी पकड़ ली। तब उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखते हैं। एक दिन उस वक्त की मशहूर अदाकारा और बॉम्बे टॉकीज के मालकिन देविका रानी की नजर कैंटीन के बाहर सैंडविच बना रहे दिलीप साहब पर पड़ी। फिर उनकी उर्दू और इंग्लिश पर मजबूत पकड़ को देखते हुए देविका रानी ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में बतौर स्क्रिप्ट राइटर रख लिया। फिर उन्हीं देविका रानी ने उन्हें साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। हालांकि वह फिल्म चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी। फिर उसके अगले 2 साल तक उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। दिलीप साहब की पहली हिट फिल्म थी जुगनू, जो कि साल 1947 में रिलीज हुई थी और फिर इसके बाद उनका हिट फिल्म देने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया था, जो कि साल 1952 तक लगातार चलता रहा। इस दौरान वे हर साल एक दो हिट फिल्में देते रहे। जैसे 1948 में उनकी हिट फिल्म थी मेला और शहीद, तो 1949 में उनकी हिट फिल्म थी शबनम और अंदाज, तो 1950 में उनकी हिट फिल्म आई थी, उसका नाम है जोगन और बाबुल, तो 1951 में जो उन्होंने हिट फिल्म दी थी उसका नाम है दीदार। फिर 1952 में जो हिट फिल्म उन्होंने दी थी वे थी आन और दाग। लेकिन इसके बाद उनके हिट फिल्मों का सिलसिला लगभग थमसा गया। 1953 और 54 में उन्होंने कोई क्लियर कट हिट फिल्म नहीं दी, लेकिन फिर 1955 में लगातार 2 हिट फिल्में देकर उन्होंने धमाका सा कर दिया। उन फिल्मों के नाम है आजाद और उड़न खटोला। हालांकि 1956 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। 1957 में उनकी जो एकमात्र हिट फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है नया दौर, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इससे पहले जो उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी उस फिल्म का नाम है अंदाज, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर, उस दौर के 2 सुपरस्टार्स ने काम किया था उस फिल्म में। इसे ऐसे समझ लें कि आज के किसी फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ किसी फिल्म में काम करें तो उस फिल्म का क्रेज क्या होगा। तो वही बात थी उस दौर में उस फिल्म की। 1957 से लेकर 1961 तक उनका पीक पीरियड था। इन 4 सालों में उन्होंने 8 हिट फिल्में दी, जिनमें से 7 सुपरहिट और 3 ब्लॉकबस्टर थी, जबकि इस दौरान उनकी सिर्फ 8 ही फिल्में रिलीज भी हुई थी। चौंक गए ना आप इस आंकड़े को सुनकर? 4 साल 8 फिल्में, उनमें हिट फिल्मों की संख्या भी 8, ऊपर से उनमें 3 ब्लॉकबस्टर भी। है ना कमाल का ये आंकड़ा? उन 8 फिल्मों के नाम है नया दौर, मुसाफिर, यहूदी, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगले आजम और गंगा जमुना। इनमें से सिर्फ एक फिल्म मुसाफिर एबव एवरेज फिल्म थी, जिसे आप हिट फिल्मों में काउंट कर सकते हैं। इसके बाद उनके करियर में ढलान आने लगा और फिल्में बिलो एवरेज या फ्लॉप होने लगी और यह सिलसिला लगातार साल 1981 तक चली, फिल्म क्रांति के रिलीज होने तक। 1961 के बाद और 1981 के पहले यानी कि इन 19 सालों में उन्होंने सिर्फ 3 हिट फिल्में दी। 1967 में राम और श्याम, 1968 में आदमी और 1970 में गोपी। बस इसके अलावा उनकी सारी फिल्में फ्लॉप थी। 1976 में फिल्म बैराग के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 4 साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और फिर 1981 में कैरेक्टर रोल से उन्होंने अपने दूसरे पारी की शुरुआत की। उस फिल्म का नाम था
क्रांति। फिर उसके बाद साल 1998 तक अपने करियर में उन्होंने कुल 12 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उन्होंने 5 हिट फिल्म दिए, 1 एवरेज, 2 बिलो एवरेज और 4 फ्लॉप। इस दौरान के उनके हिट फिल्मों के नाम है क्रांति, विधाता, कर्मा, कानून अपना अपना और सौदागर। और जो फिल्में एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है मजदूर, और जो 2 फिल्में बिलो एवरेज रही थी उनके नाम है शक्ति और धर्म अधिकारी, और जो 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है दुनिया, मशाल, इज्जतदार और किला। किला उनकी आखिरी फिल्म थी जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। अब बात कर लेते हैं दिलीप कुमार के एक्टिंग स्टाइल की। तो दोस्तों, उनके एक्टिंग की एक अलग पहचान थी, उनकी एक खास विशेषता थी। उनमें उनका कोई अस्थाई लटका झटका या कोई मैनरिज्म नहीं था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में मेथड एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें चरित्र की गहराई में डूबकर पहले तो उसका अध्ययन किया जाता है और फिर उसके मुताबिक ही एक्टिंग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस स्वभाव का है तो वह इन परिस्थितियों में कैसे यह बात कहेगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, इन सब बातों पर वह पहले बहुत गंभीर रूप से सोच विचार करते थे। फिर जाकर उस पात्र का अभिनय करते करते इतना उसके अंदर घुस जाते कि उससे बाहर निकलने में उन्हें कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया और क्यों वे डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। दरअसल कई बार किरदार का असर किसी कलाकार पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसकी पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होने लगती है। दिलीप कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही था। 50s का दौर था और अभिनेता का स्टारडम अपने चरम पर था। उस वक्त उनकी धड़ाधड़ फिल्में हिट हो रही थी। उन्हीं फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिनमें उनकी कैरेक्टर काफी उदासी भरा था या जिसमें नायक की अंत में मौत हो जाती है। उन्हीं फिल्मों में से कुछ फिल्मों के नाम है अंदाज, मेला, दीदार, बाबुल, दाग, मुगले आजम, तराना और देवदास। 1949 में आई फिल्म अंदाज में उन्होंने एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया जो एक तरफा प्रेम में खुद को खो देता है। तो 1950 में मेला और 1951 की दीदार जैसी फिल्मों में उनका किरदार अपने प्रेम को खो देने के दर्द में डूबा हुआ होता है। दीदार में तो उन्होंने एक अंधे युवक का किरदार निभाया जो अपनी प्रेमिका की पहचान तक खो बैठता है। ये किरदार दर्शकों को भीतर तक झकझोर देते थे। ये वही समय था जब दिलीप कुमार को गंभीर अभिनेता और इंटेंस परफॉर्मर के रूप में देखा जाने लगा था। उनकी आंखों में छुपी उदासी, धीमी चाल और संवादों में भरा दर्द, ये सब मिलकर एक नई एक्टिंग की शुरुआत कर रहे थे। फिर 1953 में आई फिल्म दाग और 1955 की देवदास, ये वो फिल्में थी जिन्होंने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग बना दिया। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी और शायद उनकी सबसे दर्दनाक फिल्म थी। देवदास एक ऐसा प्रेमी है जो अपने प्यार को समाज के बंधनों में खो देता है और फिर शराब में डूबकर खुद को खत्म कर देता है। दिलीप कुमार ने इस किरदार को कुछ इस तरह से निभाया कि लोग उनके अभिनय में लगभग डूब से गए। उनकी चाल, शराबी आंखें, टूटे संवाद, सब कुछ इतना असली था कि लोग यकीन करने लगे कि ये सिर्फ अभिनय नहीं, कुछ निजी अनुभव है जो पर्दे पर झलक रहे हैं। साल 1958 में आई फिल्म मधुमती में उनका डुअल रोल था, एक प्रेमी और फिर उसके पुनर्जन्म की कहानी। ये भी ट्रेजेडी के रंगों में रंगी हुई थी। अब सवाल उठता है, क्या इतना दर्द सिर्फ कैमरे के लिए था? दिलीप कुमार अपने अभिनय में इतने डूब जाते थे कि किरदार उन्हें प्रभावित करने लगे थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि वह कई बार गंभीर और दुखद भूमिकाओं के बाद मानसिक रूप से टूट जाते थे। फिर उन्होंने लंदन जाकर अपना इलाज करवाया था और डॉक्टर की निगरानी में 7 सालों तक साइकोथेरेपी ली थी, क्योंकि वो अपने किरदारों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उसी दौरान दिलीप कुमार को साइकियाट्रिस्ट ने सलाह दी कि उन्हें कुछ एक्शन या फिर कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए ताकि वो गंभीर किरदारों से उभर पाए। फिर डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने कॉमेडी फिल्में करनी शुरू कर दी और हमें कोहिनूर, आजाद और राम और श्याम जैसी फिल्में दी। दिलीप कुमार का कहना था कि ट्रेजेडी फिल्में करना उनके लिए एक सजा जैसी बन गई थी। वो कहते हैं ना कि अभिनय अगर दिल से किया जाए तो वो कलाकार की आत्मा में उतर जाती है। दिलीप कुमार के साथ भी यही हुआ। वे अपने किरदारों में इतने डूबते गए कि उन किरदारों का दर्द उनका अपना बन गया और लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग कहने लगे। लेकिन क्या सिर्फ उन गंभीर किस्म की भूमिकाओं के चलते ही उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दे दिया गया? तो इसका जवाब है नहीं। उन्हें ट्रेजेडी किंग इसलिए भी कहा गया क्योंकि उन्होंने दुख को ग्लैमर नहीं
गरिमा दी। उन्होंने पीड़ा को विकृति नहीं, संवेदना दी। उनके किरदारों में रोना सिर्फ आंसू बहाना नहीं था, बल्कि एक आंतरिक विघटन था जो हर दर्शक को खुद की पीड़ा का आईना दिखाता था। दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा को एक नई गहराई दी। उन्होंने यह साबित किया कि एक अभिनेता सिर्फ नाच गाना नहीं करता, बल्कि दर्शकों की आत्मा को छू सकता है। दिलीप कुमार एक युग थे, अभिनय के उस युग के प्रतीक जो अपने किरदारों में जीते थे और उन्हें आत्मा में समेट लेते थे। आज हम जब ट्रेजेडी किंग की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक कलाकार के जीवन की उस यातना का वर्णन है जिसे उन्होंने खुद झेला, ताकि हम दर्शक कुछ पल के लिए उस भावनात्मक सच्चाई से रूबरू हो सके। उन्होंने भारतीय सिनेमा को आत्मा दी, एक नई परिभाषा दी, और यही कारण है कि वो सदियों तक ट्रेजेडी किंग कहलाते रहेंगे, सम्मान के साथ, दर्द के साथ। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिलीप कुमार के ट्रेजेडी किंग बनने की और फिर डिप्रेशन में चले जाने की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि इन फिल्मों में से आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी है। क्या आपको लगता है कि आज के किसी अभिनेता में वैसी गहराई है जैसी दिलीप साहब के अभिनय में थी? कमेंट में हमें ये भी जरूर बताइएगा। और अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और महान कलाकार की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट आकाश वर्मा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।